है कि उसके साथ स्वर शामिल है। ठीक है, तो आपको किताबों में 2-3 तरह से शब्द देखने को मिलेंगे कि स्वर रहित और स्वर सहित, इस तरह से अगर आएगा तो अगर मान लो ये लिखा हो कि स्वर सहित तो इसका मतलब क्या होगा, और अगर ऐसे लिखा हो कि स्वर रहित तो इसका मतलब क्या होगा। तो ध्यान रखना, ऐसे याद रखना कि सहित में ये स लिखा है तो इस स का मतलब है साथ। ठीक है, और इसका जो बच गया रहित मतलब इसका विलोम। तो आप कह सकते हो कि स्वर साथ, तो जब किसी व्यंजन के साथ स्वर होगा तो वो क्या कहलाएगा, स्वर सहित, और जब किसी व्यंजन के साथ स्वर नहीं होगा तो वो क्या कहलाएगा, स्वर रहित। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। अच्छा ये बताइए मुझे कि आप लोगों को ये बात अब समझ में आ रही है ना कि स्वर आखिर इसके साथ क्यों आएगा, क्या कारण है, स्वर क्यों आ रहा है इसके साथ, उसके उच्चारण के लिए। ठीक है, चलो अब हमें ये वाली बात पता चल गई। अब हम आते हैं एकदम स्टार्टिंग से, तो हम स्वर का अध्ययन करते हैं पहले कि स्वर हमारा क्या है। तो यहाँ पे लिखो, जिनके पास ये बुकलेट है वो अपनी बुकलेट पे लिखो, नहीं तो जिनके पास रफ कॉपी है वो रफ कॉपी पे लिखो। फिर जब बुकलेट मिल जाएगी तो उसके बाद आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा, इसे कंप्लीट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको लिखना है पंक्ति में, यहाँ से शुरू करना है। ठीक है, लिखिए इसमें स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। अब ये बताइए ये लिखा है या ये लिखा है, पहला दूसरा, दूसरा। ठीक है, कहते हैं। जब भी आपका आए बहुवचन वाली बात तो आपको हैं पे क्या लगानी है, बिंदी लगानी है। ठीक है, और जब भी एक वचन की बात आएगी तो बिंदी नहीं लगानी है। ठीक है, अब ये हम लिखेंगे पूर्ण विराम लगा दो, पूर्ण विराम लगा के अब इस परिभाषा को लिखना है आपको उद्धरण चिन्ह में। उद्धरण चिन्ह समझते हैं, अंग्रेजी भाषा में उसे इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं, आपको इसे डबल उद्धरण चिन्ह में प्रयोग करना है। ठीक है, कोई भी परिभाषा जब हम लिखते हैं उसको उद्धरण चिन्ह में प्रयोग करते हैं। अब ये भी हम पढ़ेंगे इसलिए परेशान मत होना, विराम चिन्ह पढ़ेंगे, आपकी परीक्षा में आता है। ठीक है, उद्धरण चिन्ह में बंद कर दो। अब पूर्ण विराम लगाने के बाद उसी लाइन से आपको लिखना है इनकी कुल संख्या, लिखना है इनकी कुल संख्या। अब कुल संख्या में लिखो 13 और ब्रैकेट में लिखो 11 + 2। ठीक है, अगली लाइन से लिखना है हिंदी वर्णमाला में या हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या बराबर लिखो 11। मूलतः ऑब्लिक सामान्यतः स्वर की संख्या बराबर 11। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने इस तरह से लिखा, ध्यान रखिएगा आपकी परीक्षा में 2 तरह से प्रश्न आ सकता है। अगर आपकी परीक्षा में प्रश्न आता है कि हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या कितनी है तो कितनी लिखेंगे, 11। अगर ऐसे आए मूलतः या सामान्यतः स्वर की संख्या कितनी है, 11, या ये पूछा जाए कि वर्णमाला में स्वर की संख्या कितनी है, 11। ठीक है, जब भी स्वर की संख्या पूछी जाए 11 लिखनी है। अगर एक शब्द लगा दे कुल, अगर आ जाए कि कुल संख्या कितनी है तो आपको 13 लिखनी है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इसमें 2 स्वर और होते हैं। अब 2 स्वर क्या है, इन 2 स्वर को हम अयोगवाह कहते हैं, अलग अलग रखा गया है, स्वर से थोड़ा अलग रखा है। स्वर से अलग क्यों रखा गया है उस पर भी हम चर्चा करेंगे, बताएंगे। अयोगवाह जब हम पढ़ेंगे उस समय हम बताएंगे। हमारी परीक्षा में प्रश्न भी आता है कि अयोगवाह किसे कहते हैं, तो अनुस्वार और विसर्ग जो हमारे 2 वर्ण आते हैं वो हमारे अयोगवाह में आते हैं। तो अभी हम इतना ही समझेंगे। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताती हूँ। अब मुझे आप एक चीज ये बताइए, हम मात्रा तो इसकी मात्रा लिख लेते हैं, उसके बाद वर्णों को लिखते हैं, तब आगे बताना फिर इस चीज को। आप अगले पॉइंट पे एक परिभाषा और लिख लो, जहां पे लिखा हो स्वर की मात्रा, इसमें एक पंक्ति लिखो, लिखो व्यंजनों के विभिन्न प्रकार के, स्वर की मात्रा जहां लिखा हुआ है उसके सामने से लिखना है व्यंजनों के विभिन्न प्रकार के, व्यंजनों के विभिन्न प्रकार के उच्चारणों को स्पष्ट करने के लिए, उच्चारणों को स्पष्ट करने के लिए जब व्यंजन के साथ, जब व्यंजन के साथ स्वर का योग करते हैं, जब व्यंजन के साथ स्वर का योग करते हैं, कॉमा, तो स्वर अपने मूल रूप में न आकर, तो स्वर अपने मूल रूप में न आकर जिस रूप में आते हैं, तो स्वर अपने मूल रूप में न आकर जिस रूप में आते हैं, कॉमा, उसे स्वर की मात्रा कहते हैं, उसे स्वर की मात्रा कहते हैं, उसे स्वर की मात्रा कहते हैं, पूर्ण विराम। आपको ये पंक्ति समझ में आ गई जो हमने कहा, यानी स्वर की मात्रा क्या है, स्वर की मात्रा है स्वर का वह रूप जिस रूप में वो व्यंजन के साथ व्यंजन को उच्चारण देने के लिए आता है, उसे हम स्वर की मात्रा कहते हैं। हमारे छात्रों का एक प्रश्न रहता है ये कि जब हमारे जैसे व्यंजन है तो व्यंजन की मात्रा क्यों नहीं होती, और जो स्वर है स्वर की मात्रा क्यों होती है। तो क्या आप अब इस समय बता सकते हैं कि व्यंजन की मात्रा क्यों नहीं होती और स्वर की मात्रा क्यों होती है? डर लग रहा है बोलने में, समझ में आ गया है, समझ में आ गया। देखो इसलिए, देखो ध्यान रखना, स्वर की मात्रा इसलिए है क्योंकि स्वर को व्यंजन को उच्चारण देना है। और अगर हम देखो, आपको ऐसे ध्यान देना है, अभी मैं इसकी मात्रा भी लिखवाऊंगी। यानी जैसे हमने कहा ये हमारा क्या है, व्यंजन है, ठीक है। अब इसको उच्चारण देने के लिए इसके साथ क्या आएगा, स्वर आएगा। तो मान लो हमने अस्वर रखा, तो अगर हम ऐसे लिखेंगे तो ये थोड़ा अटपटा नहीं लग रहा आपको, तो ये क्या होता है, ये इस तरह से आ जाता है। अब मान लो कि अगर इसके साथ ये हमारा व्यंजन है और इसके साथ हमारा जो स्वर है वो आ जाता है, तो ऐसे अगर हम इसको लिखेंगे तो अटपटा लगता है ना ये। तो हम इसको किस तरह से लिखते हैं, इस रूप में लिखते हैं, और हमको ये पता होता है कि ये क्या है, हमारा का है, और इस का में हमारा स्वर क्या है,
हमें इसकी मात्रा से पता चलता है। तो इसीलिए स्वर की जो मात्राएं आती हैं वो इसलिए आती हैं ताकि वो व्यंजन को उच्चारण दे सके, और मात्रा इसलिए रखी जाती है ताकि इसके वास्तविक रूप को हमें लिखना ना पड़े, तो मात्रा के साथ हमें पता चल जाए। और व्यंजन की मात्रा क्यों नहीं है? तो व्यंजन की मात्रा इसलिए नहीं है क्योंकि व्यंजन किसी को मदद ही नहीं करता बोलने में, तो उसकी मात्रा क्यों आएगी? बात समझ में आ गई ना? तो ये एक छात्र ने पूछा था मुझे, ऑनलाइन में ही आया था कि स्वर की तो मात्रा होती है, व्यंजन की क्यों नहीं होती? तो हो सकता है कि आपके दिमाग में भी ऐसा कुछ सवाल आ जाए। तो आपको ये बात समझ में आ गई ना कि स्वर की मात्रा इसलिए होती है ताकि वो व्यंजन को क्या करे, उच्चारण दे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज बताती हूँ, आप किताबों पे बात करेंगे। आप जब मार्केट की किताबें देखते हैं तो आप पाते हैं कि मार्केट की किताबों में स्वर की संख्या को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कुछ लोग बोलते हैं कि 11 होते हैं स्वर, कुछ लोग कहते हैं 13 होते हैं, कुछ लोग कहते हैं 10 होते हैं। तो आप में से किसी छात्र ने सुना है ऐसे कि 10 होते हैं? सुना है ना? और नहीं, जिन्होंने नहीं सुना अच्छी बात है, नहीं सुना बहुत बढ़िया है, लेकिन जिन्होंने सुना है उन्होंने पढ़ा है, ये खतरनाक स्थिति है कि उन्होंने इस तरह से। तो मुझे ये बताइए सबसे पहले, उसमें जो आपने सुना होगा उन्होंने ये कहा होगा कि 10 इसलिए होते हैं कि जो ये री स्वर है ये संस्कृत में होता है, इसलिए इसको वर्ण हम नहीं मान के चलते। मुझे ये बताइए कि जिस समय आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये स्वर आता है, ठीक है, आपने देखा है, इसको देखा है, इसको भी देखा है, इसको देखा है, इसको देखा है, इसको देखा है, इसको भी देखा है कहीं या नहीं देखा? देखा है ना? ठीक है, इसी तरह से इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी और इसको भी और इसको भी, सारे आपने जितने भी यहाँ पे वर्ण हैं हमारे स्वर, सबकी मात्राओं को हिंदी के शब्दों में देखा है। अब मान लो कि मैं इसको यहाँ से हटा दूं, मैं आपको यहाँ पे इसे पढ़ाऊं ही ना, मैं कह दूं कि ये नहीं है, ठीक है, हमने यहाँ पे पढ़ लिया, मान लो कि 11 थे, इन दोनों को अभी थोड़ा अलग रखना, ठीक है, ये यहाँ पे रखे मात्रा को पढ़ाने के लिए। तो हम मान लो कि 11 थे, एक हमने हटा दिया, 10 हो गई संख्या, और हमने अपने बच्चों को 10 ही पढ़ाया और री के बारे में अपने बच्चों को कुछ नहीं बताया। फिर जब बच्चा पढ़ रहा था किताब तो हमने लिखा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, हमने शब्द लिख दिया। अब ये बताइए जब हमारे बच्चे ने कभी री पढ़ा ही नहीं तो इसका उच्चारण क्या करेगा वो? सोचो, मान लो हम कहें कि हमने कहा बच्चा एक व्रत बनाओ, तो उसने लिखा व्रत। अब ये इस तरह से दिया हुआ है, जब उसने री की मात्रा पढ़ी नहीं है तो उच्चारण क्या करेगा? नहीं कर पाएगा, है ना? तो ऐसे पृथ्वी, व्रत या ग्रह आप पढ़ते हैं, इस ग्रह का मतलब क्या होता है? घर होता है, ठीक है, पढ़ते हैं हम ग्रहागत शब्दों को पढ़ते हैं कितने सारे। तो जब अगर हमने ये शब्द हम इनका उच्चारण ही नहीं जानते तो हम क्या पढ़ेंगे फिर? तो हिंदी भाषा में तो हम इस शब्द को पढ़ते हैं, ऐसा तो नहीं है। जब हम शब्द को पढ़ते हैं तो फिर हम वर्ण क्यों नहीं पढ़ रहे? तो वर्ण पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? तो जो हमारे विद्वान इस तरह की बात रखते हैं तर्कहीन है। बात यह है कि अपने आप को विद्वता दिखाने के लिए कुछ भी लिख देते हैं और फिर बाद में ये नहीं समझते कि वो बात कट भी सकती है। अब विद्वानों ने लिखा कि री की मात्रा इसलिए नहीं पढ़ाई जाती क्योंकि ये संस्कृत का शब्द है। तो मुझे ये बताइए कि क्या सूर्य शब्द संस्कृत का नहीं है? है ना? तो फिर हम स क्यों पढ़ रहे हैं, य क्यों पढ़ रहे हैं? समझ रहे हैं? फिर हम अ क्यों पढ़ रहे हैं, आ क्यों पढ़ रहे हैं? ये जितने भी वर्ण हैं क्या ये संस्कृत के नहीं है ना? और चलो जब ये बात, यही वाला तर्क अगर आता है कि संस्कृत शब्द हिंदी में नहीं, मतलब री की मात्रा वाले हिंदी में शब्द नहीं मिल रहे, तो आपने देखा है फिर हम इन दोनों को क्यों अब तक पढ़ रहे हैं? आपने देखा होगा विसर्ग से संबंधित शब्द मुझे नहीं लगता, अतः या वस्तुतः, और जैसे हमने लिखा संभवतः या सामान्यतः, इन 4-5 शब्दों के अलावा आपको कोई और शब्द पढ़ने को मिलता हो। उससे कहीं ज्यादा शब्द तो आप री मात्रा से पढ़ने वाले शब्द पढ़ लेते हैं। तो फिर हमें ये भी निकाल देना चाहिए था जब हमने अगर री को निकाला। बात आई समझ में? तो इसलिए ये जो इस तरह का कुतर्क है ये बेकार है, ऐसा कभी नहीं है। जब हम 52 वर्ण, अब ये ध्यान रखिए यहाँ पे हम 13 वर्ण पढ़ रहे हैं, अब ये 13 वर्ण है हमारे स्वर के अंदर, ठीक है, तो 52 बताएंगे। तो कहने का मतलब है अगर कोई आपको इस तरह से किताब पढ़ाती हुई और पढ़ते हुए या कोई टीचर मिले तो आप उनसे इस बात पर तर्क कर सकते हैं कि आप ये बताइए कि अगर हम री नहीं पढ़ते हैं तो हम आने वाली अपनी पीढ़ी को पृथ्वी कैसे लिखकर दिखाएंगे और पृथ्वी कैसे पढ़कर सुनाएंगे, ठीक है। अब जब ये हमें आ गया तो वापस आते हैं हम इसमें। तो संख्या का इसलिए ध्यान रखिएगा कि 10 नहीं होते हैं, 11 होते हैं। अब 13 की बात हमने जो करी है, 13 संख्या इसलिए करी है क्योंकि ये जो हमारा अनुस्वार और जो विसर्ग है ये भी स्वर के जैसे काम करता है। तो मात्रा होती है इसकी, तो मात्रा लगती है, ये व्यंजन को उच्चारण देता है, इसलिए हम यहाँ पर इसको पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें मात्रा पढ़नी है, मात्रा पढ़ रहे हैं। तो मेरे साथ साथ लिख लीजिएगा, आपको पता है ये सारी चीजें, मुझे पता है, पर हम एक बार फिर से अभ्यास करते हैं। हमारा जो स्वर है अ, इसकी कोई मात्रा नहीं होती, ठीक है। जब इसकी कोई मात्रा नहीं होती तो ये किसी व्यंजन में जब मात्रिक रूप में आता है तो ये क्या करता है, व्यंजन के नीचे का हल हटा देता है, ठीक है। हमें व्यंजन के साथ हम इस स्वर को ऐसे लिखते हैं। जब हमारा जो स्वर आ है इसकी मात्रा होती है खड़ी पाई की जैसी, और इसका प्रयोग जब हम व्यंजन में करते हैं तो वो हम इस तरह से करते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो हमारा ये स्वर है ई, इसकी मात्रा होती है इस तरह से, और जब हम व्यंजन का प्रयोग करते हैं इसके साथ तो हम इसको इस तरह से लगाते हैं। मेरे साथ साथ लिख लेना, अभी और भी चीजें बाद में समझाऊंगी, तो साथ साथ लिख लो, समय बच जाएगा। बड़ी ई की मात्रा हम इस तरह से प्रयोग करते हैं और व्यंजन के साथ इसका प्रयोग इस तरह से होता है। छोटे ऊ की मात्रा का प्रयोग हम इस तरह से करते हैं और व्यंजन के साथ इसका प्रयोग हम इस तरह से करते हैं। बड़े ऊ की मात्रा ये होती है और व्यंजन में इसका प्रयोग हम इस तरह से करते हैं। री की मात्रा इस प्रकार से लगती है और व्यंजन में इसका प्रयोग हम वर्ण के नीचे करते हैं इस तरह से। ए की मात्रा वर्ण के ऊपर लगती है इस तरह से और व्यंजन में हम इसका प्रयोग इस प्रकार करते हैं। अ की मात्रा इस तरह से होती है और व्यंजन में हम इसका प्रयोग इस प्रकार करते हैं। ओ की मात्रा इस तरह से होती है और व्यंजन में हम इसका प्रयोग इस तरह से करते हैं। औ की मात्रा इस प्रकार से होती है और व्यंजन में इसका प्रयोग हम इस प्रकार से करते हैं। अंक की मात्रा हमारे पास 2 होती हैं, एक बिंदी और एक चंद्र बिंदु। अभी फिलहाल के लिए इसे इसी तरह से पढ़ना क्योंकि इसमें भी विवाद है और सही व्याख्या इसकी किसी ने नहीं दी है अभी तक। तो जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं वो इस रूप में पढ़ते हैं कि जब ये अनुस्वार हिंदी शब्दों में लगता है तो चंद्र बिंदु के रूप में लगता है, और जब ये अनुसार संस्कृत शब्दों में लगता है तो बिंदी के रूप में लगता है। अभी हम इसको इसी रूप में पढ़ते हैं, तो ये अभी लिखने की जरूरत नहीं है, हम वर्तनी शुद्धिकरण जब करेंगे वहां पे हम इसको लिखेंगे फिर से, ठीक है। तो बस इतना ही समझ लो अभी। जो हमारा ये विसर्ग है इसकी मात्रा 2 बिंदी की तरह होती है और व्यंजन में हम इसका प्रयोग कुछ इस प्रकार करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा इसका प्रयोग होता है। अब एक चीज ये ध्यान रखिए, आप लोगों ने सुना होगा
कि देवनागरी लिपि जो है वो वैज्ञानिक लिपि है। सुना है ये प्रश्न भी आता है, आपसे पूछा भी जाता है। वैज्ञानिक लिपि होने का मतलब क्या है? वैज्ञानिक लिपि होने का मतलब है कि जो हम बोल रहे हैं वो क्या हो रहा है, प्रूफ हो रहा है, प्रैक्टिकल हो रहा है। हम ऐसे नहीं अनुमान नहीं लगा रहे केवल, तो हम प्रैक्टिकल करते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि हिंदी भाषा के बारे में, हिंदी भाषा छोड़ो, हम देवनागरी लिपि की बात करते हैं जिसमें हमारी संस्कृत भी आती है, कि जो बोला जाता है वही लिखा जाता है और जो लिखा होता है वही बोला जाता है। जैसे आप अंग्रेजी भाषा को देखेंगे तो अंग्रेजी भाषा में बहुत सारे लेटर जो है साइलेंट होते हैं, कभी ई साइलेंट, कभी पी साइलेंट, कभी डी साइलेंट, कभी टी साइलेंट। और कई बार होता है जैसे आप नेचर बोलते हैं तो बहुत सारे लोग जब उसको सही ढंग से नहीं पढ़ पाते तो नटूरे बोलते हैं उसको, है ना। तो वो कैसे होता है, वहां पे हमें ये ध्यान रखना होता है कि हम नाइफ लिख रहे हैं और राइट लिख रहे हैं, नेचर लिख रहे हैं, फ्यूचर लिख रहे हैं, लिखा कुछ और होता है और हम बोलते कुछ और हैं वहां पर, वहां हमें कितना ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन हिंदी भाषा के साथ ऐसा नहीं है। हिंदी भाषा जो लिखी हुई है वही पढ़ी जाएगी और जो पढ़ी जाएगी वही लिखी जाएगी। ऐसा क्यों संभव हुआ है? तो ऐसा संभव हुआ है इसके इस रूप के कारण। आपने देखा अभी कि मैंने एक व्यंजन लिया, क व्यंजन, और इस क व्यंजन के हमने कितने स्वर निकाले, कितनी ध्वनियां हैं? 13 ध्वनियां हैं। मतलब किस तरह से, जैसे क, का, की, कु, क्री, ये इसे बोलेंगे क्री। अभी मैं आप सबको उच्चारण बताऊंगी इसका, के, क, को, कौ, कंग, कह। तो हमने एक वर्ण से ही इतनी सारी ध्वनियां निकाली। अब आप ये देख सकते हैं कि अब हमारे जो 39 हमारे इतने व्यंजन होते हैं और इतने व्यंजन में आप इंटू 13 कर दो, इतनी ध्वनियां आपकी इसमें बन जाती हैं। तो इतनी ध्वनियां आपकी जो हिंदी है यानी देवनागरी है वो आपको इतनी ध्वनियां निकालने की क्षमता देती है। और अगर हम अंग्रेजी भाषा की बात करें तो अंग्रेजी भाषा के पास तो 26 ध्वनियां हैं, वही रहती है और उन्हीं से हमें लिखना होता है सारी चीजों को, ठीक है। तो इसलिए भी हमारी हिंदी की अलग खास चीज है ये। तो ये विशेषता मैंने आपको क्यों बताई, क्योंकि आजकल ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि देवनागरी की विशेषता में से ही आ जाता है। तो उसकी एक विशेषता ये भी है कि इतनी सारी ध्वनियां हमें मिलती है देखने को। अब ये मैं मिटा दूं, लिख दिया आप सब लोगों ने? हाँ मैं बताती हूँ, चिंता मत करो, बताती हूँ इसमें। अब वही मैं पूछ रही हूँ कि इनके ये लिख लिया ना आपने, मैं इसको मिटा के फिर दोबारा से अब आपको उच्चारण बताती हूँ। सबसे पहले तो उच्चारण सीखना है और सबसे पहली चीज ये, आपने बचपन में एक बात सीखी होगी, ये छोटा आ, ये बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इस तरह से पढ़ा होगा। फिर आपने पढ़ा होगा छोटा ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, इस तरह से पढ़ा होगा। ध्यान रखना ये गलत है, ठीक है। छोटा और बड़ा हमारे पास बस 3 ही जोड़े हैं, बाकी नहीं, ठीक है। तो अब के बाद छोटा ए और बड़ा ए और छोटा ओ और बड़ा ओ ये तो कहना बंद कर देना, इसमें छोटा बड़ा नहीं होता, ये सारे के सारे बड़े ही होते हैं, ठीक है। पहली चीज, अब बचपन में बच्चे को सिखा दिया जाता है समझने के लिए, तो इनका उच्चारण समझना है। अब एक बात ये भी समझ लो कि छोटा बड़ा आने का मतलब क्या हुआ। छोटा बड़ा आने का मतलब यह है कि इन दोनों की जो ध्वनि है वो समान है, इन दोनों की ध्वनि समान है, इन दोनों की ध्वनि समान है, बस समय का अंतराल है। समय का अंतराल मतलब एक जल्दी बोलता है, एक देर में बोलता है। तो जो जल्दी बोलता है उसको हम छोटा कह देते हैं और जो देर में बोलता है उसको हम बड़ा कह देते हैं, ठीक है। तो इसका उच्चारण होता है अ। अब मेरे साथ उच्चारण करना है आपको, उच्चारण सीखोगे, आपके पास उच्चारण करना आएगा तो वर्णों की पहचान होगी, लिखना भी सही आएगा। एक समस्या आप में से कितने छात्रों को है कि मैम हमें ये नहीं पता चलता कि कब छोटी ई की मात्रा लगाएं और कब बड़ी ई की, और कब छोटे ऊ की लगाएं और कब बड़े ऊ की। तो ये समस्या रहती है। तो जब आप इसका उच्चारण सीख जाएंगे, अगर आपको उच्चारण समझ में आना शुरू हो जाएगा तो मात्राओं की ये प्रॉब्लम भी आपको खत्म हो जाएगी। मेरे साथ उच्चारण करना है। जो पहला स्वर है आपका अ, इसका उच्चारण है अ। अब बोलो अ। अब ध्यान देना, अगर आप उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपको स्थिति बताती हूँ। जब आप इसका उच्चारण करेंगे अ, तो जो आपके नीचे के दांत हैं, इन दांतों के बीच में आपकी जीभ बीच में आनी चाहिए, ठीक है। कैसे? जैसे ये दांत है तो इनके बीच में जीभ जो है वो ऐसे बैठनी चाहिए, और इसकी जो ये साइड है यहाँ से, इस साइड में से जीभ ऐसे चौड़नी चाहिए, समझ रहे? बीच में से जो जीभ का ये मध्य भाग है ये थोड़ा सा ऐसे चौड़ना चाहिए जब आप इसका उच्चारण करें अ, और ये सही उच्चारण होता है। अब करो अ, ठीक है। तो ये उच्चारण होता है। और दूसरा उच्चारण होगा आ, इसका उच्चारण होगा कंठ से जब आप उच्चारण करेंगे। तो ये हुआ अ, ये आ, ये ई, जल्दी बोलेगा ई, और ये ई, उ, उ, ये है री। अब ये इसका उच्चारण कैसे करना है वो समझ लो। आप ट ठ बोलते हो ना, जैसे बोलते हो ट ठ ड ढ, उच्चारण करो एक बार। अब आपकी जीभ यानी ट को बोलने में आपकी जीभ जिस तरह से मुड़ रही है, ऐसे आपको अपनी जीभ मोड़नी है, ठीक है। किस उच्चारण के साथ? उच्चारण करना है आपको ये छोटी ई के साथ, जल्दी री। जीभ होनी चाहिए वहां जहां ट को बोलने पे थी, उसको कहते हैं मूर्धा स्थान, और उच्चारण करेंगे आप ये री, ठीक है। अब ये जो उच्चारण आ रहा है ये इसका सही उच्चारण है, ठीक है, री। अब आप किसी भी वर्ण के साथ जब भी बोले तो इस बात को याद रखना कि ये मूर्धा है, मूर्धा वर्ण है, और मूर्धा वर्ण है तो इसका उच्चारण इस तरह से होगा। तो ये कभी मत सोचना, अब ये मत सोचना कि हम अब इस उम्र में आके ये उच्चारण सीख रहे हैं, ये चीजें बचपन में आपको ये सिखाया ही नहीं जा सकता था, क्योंकि उस समय आप इस चीज को समझते ही नहीं। असली उम्र तो आपकी अभी है इस समय समझने की कि इनका उच्चारण ऐसे होता है, ठीक है। तो इसका उच्चारण आपको समझ में आ गया। और इसका उच्चारण, अब एक चीज और आपको बताती हूँ, ये हमारे लोगों के बीच से क्यों एक गायब सा होता जा रहा है, क्योंकि एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को इसका सही उच्चारण दे ही नहीं रही। अब जब तक बच्चे को बताया नहीं जाएगा, आपको जैसे मान लो नहीं पता था अब तक, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कैसे इसका उच्चारण होगा। लेकिन अब मैंने बताया तो आपको पता है, तो आप आगे फिर किसी और को बताएंगे, वो किसी और को बताएगा, तो इसी तरह से ज्ञान चलता है। अब किताब तो बोलेगी नहीं उठ के कि नहीं ऐसे बोलो, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना है, इसलिए सही उच्चारण सीखो। अब हम इसकी बात करेंगे। ये है ए, बोलो ए, और ये है अय, दोनों में अंतर है। ये है ए और ये है अय। और इसमें एक चीज और होती है जो हमारे स्टूडेंट को सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, और वो क्या है उसे समझो। ये जो हमारा ए है इसकी एक मात्रा होती है, हमारे छात्र कंफ्यूज हो जाते हैं, इसके ऊपर एक मात्रा है तो इसको इसकी मात्रा समझ लेते हैं। तो ऐसे नहीं समझना, कैसे सीखना है? जिसके ऊपर कोई मात्रा नहीं उसकी एक मात्रा, और जिसके ऊपर एक मात्रा उसकी दो मात्रा, इस तरह से याद रखना। तो फिर आगे भविष्य में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि इसका वास्तविक रूप कौन सा है, ठीक है। यही प्रॉब्लम थी ना, मात्रा में कंफ्यूजन होता है। नहीं, उसमें फिर आपको दिक्कत नहीं है, बस इसी में ही है। इसमें तो आपको अपने आप पहचान में आ रही है वास्तविक रूप से, और इसमें भी वास्तविक रूप से पहचान में आ रही है। और ये होता है कि इस वास्तविक रूप की पहचान के चक्कर में बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाता है।
समझ गए? तो इसे आपको देखना है, इसमें तो अपने आप पहचान में आ रही है, जैसा इसका वास्तविक रूप मात्रा वैसे के वैसे ही लगेगी, लेकिन आपको ए और आय में ये ध्यान रखना है कि ए में जिसमें कोई मात्रा नहीं उसकी एक मात्रा, और जिसमें एक मात्रा है उसकी दो मात्रा। ठीक है, संधि में काम आएगा जब हम पढ़ेंगे गुण संधि और वृद्धि संधि। रिजल्ट हमारा जो विकार उत्पन्न होता है वो यही होता है, जब हम गुण संधि पढ़ेंगे, गुण संधि में हमारी ए और ओ आता है, तो और फिर वृद्धि संधि में आय और आउ आता है, तो वहां पे फिर हमको कंफ्यूजन होता है। तो इसलिए आपको ये मात्रा सीखना ज्यादा जरूरी है। तो इनका उच्चारण फिर से ध्यान दो, ए और आय। ठीक है, दोनों का उच्चारण अलग अलग, ए आय, ये ओ आउ। ठीक है, दोनों में। अब जैसे एक शब्द है और एक ही शब्द है, अंतर समझ में आता है आप लोगों को? ये क्या है? और। ठीक है, जैसे हम कहते हैं मंदिर की ओर, तो की तरफ का भाव देता है ये और ये और, मतलब एंड। हम कहते हैं ये और ये, तो जो एंड जिसमें हम अर्थ लेते हैं, तो ध्यान देना दोनों में अंतर आपको समझ में आ रहा है? तो यही आपको लेना, जब अगर बोला जाए कि मैं मंदिर की ओर गया, तो और तो हम इस तरह से लिखेंगे, तब हमें ये लिखना है मतलब। और अगर मान लो कि जैसे हमने कहा कि राम और श्याम, तो और इस तरह से, ऐसे ही शब्द होता है। क्या पढ़ोगे इसे? ये औरत होता है, लेकिन हम पढ़ते हैं औरत, ओ कर देते हैं, नहीं औरत होता है। ठीक है, ओ हमें पढ़ना है इसको। ठीक है, तो इस तरह से हमें ध्यान देना है। अब जैसे मान लो आप में से बहुत सारे छात्रों को ये प्रॉब्लम होती है कि अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर हमारी वर्णमाला की क्लास 5 दिन की बजाय अगर 6 दिन की जाती है समझाने में, तो आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं? अब मुझे बताओ, जो मैं समझा रही हूँ या आपको समझ में आ रहा है? ऐसा तो नहीं लग रहा कि टाइम वेस्ट हो रहा है? समझ रहे हो ना? क्योंकि मैं इसलिए ये बात पूछ रही हूँ आपसे, जैसे आप बोलोगे मैं वैसे चलूंगी। तो होता क्या है कि अगर आपको ये चीज समझ में आ रही है और आपको लग रहा है कि हाँ हमें कुछ ज्ञान मिल रहा है, तो ये आपको पढ़ना है, क्योंकि आपको काम आएगा आगे। और अगर आप यही है कि जैसे मैंने बताया अभी आपकी ये समस्या है, ये बेसिक समस्या है, जैसे आपको शब्दों का ज्ञान नहीं होता, कहाँ छोटी की मात्रा और कहाँ बड़ी की मात्रा लिखें, है ना? तो उसके लिए बताती हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, आपको ये समस्या रहती है कि कैसे पता करें कि छोटी ई की मात्रा लिखें या बड़ी ई की मात्रा लिखें। तो मैं आपको कुछ शब्द देती हूँ, आपको उससे पहचानना है। जैसे मान लो शब्द मैंने लिखा, ये क्या है? जोर से बोलो, नदी। ठीक है, और अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो क्या पढ़ेंगे? नदी। देखो दोनों इसमें, यह है नदी, नदी, आप ई खींच रहे हैं, और इसे जब पढ़ेंगे तो नदी। ठीक है, इसी तरह से जैसे मान लो शब्द, अब मैं लिखती हूं यहां पर, जो अक्सर गलतियां करते हैं छात्र, शब्द है क्या है? निधि। अक्सर लोग लिखते हैं, मुझे बड़ा टोकना पड़ता है जब हिंदी में लिखते हैं, क्या हो गया ये? निधि। नाम क्या है? निधि, तो यानी निधि, झटके से बोल रहा है। और अगर हम ऐसे लिखते हैं तो क्या हो गया? निधि, तो यानी वो नहीं है जो हम बोल रहे हैं। तो हमें अब आप ये बताओ कि कैसे पता नहीं चलेगा आपको कि हमें क्या शब्द लिखना है? आराम से पता चलेगा ना। अब देखो इसी तरह से एक शब्द और लिखते हैं। शब्द है आपका, क्या है शब्द? शीला। ठीक है, शीला क्या है? एक नाम है। ठीक है, आपने नाम सुना है। अगर मैं इसे लिख दूं तो ये क्या हो गया? शिला। तो शीला और शिला दोनों में अंतर समझ में आ रहा है आपको? उच्चारण में समझ में आ रहा है, अर्थ में समझ में आ रहा है। इस शिला का मतलब क्या हो गया? पत्थर, और ये शीला नाम। तो आप बताओ आपको पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है कि ई की मात्रा कौन सी लगानी है? तो अब यहाँ पे ये बात हमको ये समझाती है कि हमें जब हम पहली बार किसी शब्द को पढ़ रहे हैं तो हमें उसका उच्चारण सही करना है। अगर हमने उसका उच्चारण सही कर लिया तो हम उसको फिर जब नेक्स्ट लिखने जाएंगे तो हम उसको लिखेंगे भी अच्छी तरह से, हम सही लिखेंगे उसको, क्योंकि हमें उच्चारण सही आ रहा है उसका। तो यही आपको ध्यान देना होता है। तो जैसे आप जो भी किताबें पढ़ेंगे, और जिन छात्रों को ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो वो उस चीज पर फोकस करें कि ये शब्द हमारा ऐसे होता है। हाँ हाँ, वहां पीछे क्यों लगती है? तो आप क्या बोल रहे हैं? कवयित्री है ना, कवयित्री, वहां तो खिंच रही है। आपने क्या लिखा है? कवयित्री, यही तो है। अप्लाई क्यों नहीं हो रही है? ये बात अलग है कि आप उच्चारण गलत कर रहे हो, तो फिर बात अलग है ना? तो ये अब हो सकता है कि आप जो इसमें पूछ रहे हो, अब क्या आपके दिमाग में चल रहा है क्वेश्चन, बाद में पूछ लेना। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस शब्द पे भी लें कि इसमें एक छोटी की मात्रा आ रही है, एक बड़ी की मात्रा आ रही है, तो हमारा उच्चारण वैसे ही है, कवयित्री। और याद रखिए, जब भी अगर आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहे तो आप उसको टुकड़ों में तोड़ के देख सकते हैं। अब जैसे मान लो अगर हम इसको लिखते हैं और कवित्री अगर इस तरह से कर देते हैं, वो कवित्री बोला जाता है, लेकिन ये होता क्या है? कवयित्री होता है। ठीक है, तो इसलिए हम उसको तब सही करते हैं। अब हम बोलते ही कवित्री है तो फिर लिख के भी तो कवित्री आएंगे ना। तो तभी मैंने आपको याद कराया था कि कवि में ई की मात्रा होती है और कवित्री में ई की मात्रा वहां पे नहीं होती, जिससे आप उसे याद रख सकें। ठीक है, चलो, तो इसी तरह से मान लो अब हमारे ऊ की मात्रा की बात आई, तो ऊ की मात्रा पर भी हमें यही ध्यान देना है कि हमारे ऐसे शब्द होते हैं जिसमें हम खींचेंगे। मान लो जैसे शब्द है हमारा, शब्द है राजू, हमने लिखा, अगर हम इसको इस तरह से लिखें तो ये शब्द हो गया राजू और ये हो गया राजू। तो हम इसमें झटके से बोल रहे हैं इसको, तो हमें ये पता चलता है कि हम किस तरह से उसका प्रयोग कर रहे हैं। जैसे शब्द लिखते हैं हम भानु, तो हमने बोला भानु, नु, बहुत जल्दी आ रहा है हमारा ऊ। और जब हम बोल रहे हैं राजू या सोनू, तो सोनू। आप उस तरह से देखें, जब शब्द आए तो उसको ऐसे ही खींचे, उसे उच्चारण करें, मन में रखें। एक दो बार आप करेंगे और एक दो बार में ही आपको समझ में आ जाएगा। देखो आप तो हिंदी मीडियम के छात्र हो, तो आपको मैंने ये एक बार बताया, आप 2-4 दिन इस पे फोकस करेंगे और आपका जो लेखन है एकदम से सुधर जाएगा। मेरे पास तो एक ऐसा स्टूडेंट आया था जिसे हिंदी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, और आईएएस की तैयारी कर रहा है, वो इंग्लिश मीडियम का छात्र है, एकदम ब्रिलियंट जिसे आप कहें, पर वो उसका सपना टूटता नजर आया कंपलसरी हिंदी की वजह से। जैसे हम बोलते हैं ना, ये कहते हैं कि हिंदी नहीं आती, मतलब हिंदी मीडियम का सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो इंग्लिश मीडियम ले लो और सिलेक्शन हो जाएगा आईएएस में। अगर आपको हिंदी नहीं आती तो आप इंग्लिश मीडियम से भी आईएएस नहीं बन सकते, क्योंकि कंपलसरी वहां पे है, दोनों के लिए है। तो अब वो छात्र आया, उसने यही कहा कि मैम मुझे आईएएस बनना है पर मेरा सपना पूरा नहीं हो रहा। ये मेरे लिए एक बहुत विचित्र बात है, ये वाली चीज की पहली बार मुझे कोई स्टूडेंट ये कहता मिला कि हिंदी की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। हालांकि हिंदी मीडियम का सिलेक्शन हिंदी की वजह से नहीं हो रहा, सच बात ये है, पर एक इंग्लिश मीडियम वाला आके बोलता है, तो मैंने कहा ठीक है चलो मुझे कुछ लिख के दिखाओ। तो जब उसने मुझे लिख कर दिखाया तो आप समझ सकते हैं कि उसको जो मैंने पढ़ाया है, जो एक पहली क्लास के बच्चे को, जिसे आप ये कहेंगे
कि जैसे मान लो आप उसे लिखते हैं, आप देखेंगे उसकी रफ, तो मैंने उसको ये लिख के दिया और मैंने कहा इसको कम से कम 10 बार लिखना और उच्चारण करना। यहाँ से शुरुआत की है उस स्टूडेंट की, पर 1 महीने में उसने अपनी वो सारी चीजें सुधार ली जो उसकी गलतियां थी। मतलब इस तरह से था कि वो बोलता था कि आप मुझे कोई भी शब्द बोलेंगे, मुझे नहीं पता मैं क्या लिखूंगा, मुझे पता ही नहीं है कि मैं क्या लिखूंगा हिंदी में। ये हालात, यानी हिंदी कभी उसने पढ़ी ही नहीं थी। हिंदी अच्छी बोल लेना और हिंदी पढ़ लेना, बात सबसे बड़ी बात यह है कि पढ़ पा रहा है लेकिन लिख नहीं पा रहा, तो ये बहुत एक अलग ही बात थी। पर हम ये कहते हैं कि जब हमने इन सारी चीजों को समझा, वही तो पूछ रहे हैं कि पता नहीं कैसे, वो ये समझो कि अपने टीचरों को गाली दे रहा था। वो ये कह रहा था कि हमें ये समझ में नहीं आता कि हम हिंदी में पास कैसे हुए वहां पर, जो हिंदी 8th क्लास तक थी, 12वीं तक नहीं 8th क्लास तक उनकी स्कूल में। तो बात यह है कि अब खैर ये तो इंग्लिश मीडियम का है ना, क्योंकि उन लोगों को क्या फर्क पड़ता है, बच्चा हिंदी में फेल भी हो रहा है। क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम वाले स्कूल है, देखो जो स्कूल इंग्लिश मीडियम को फॉलो करके चलते हैं ना, वो हिंदी से ना बायस्ड रहते हैं और वो बच्चों को पढ़ाते नहीं है। मार्क्स देके आपको पास कर देंगे, क्या पता चल रहा है आपको, आप नहीं, यही तो चक्कर है ना कि कंपलसरी नहीं रहा। अब है मेरे ख्याल से, इस समय है, लेकिन पहले नहीं था। जिस समय अब तो उनका ग्रेजुएशन हो चुका है ना, तो काफी पुराने हैं। कंपलसरी थी, लेकिन उसने यही बताया मुझे, या तो ऐसा हो सकता है कि कोई और बोर्ड रहा होगा उसका जिसमें कंपलसरी नहीं होगी, क्योंकि उसने यही कहा कि 10th क्लास में कंपलसरी नहीं थी हिंदी, तो वो 8th क्लास में। अरे सब बोर्डों का अलग अलग हिसाब किताब है। आप किस बोर्ड की, आप कहाँ से हो? राजस्थान से हो ना, तो राजस्थान में अलग हिस्सा है, ठीक है, यूपी में अलग हिसाब है, और जो आपके जो सेंटर है जिसमें आपका सीबीएसई बोर्ड है उसमें अलग है, और एक नवोदय विद्यालय जो होते हैं उनका बोर्ड अलग है, सर्वोदय विद्यालय जो होते हैं उनका बोर्ड अलग है, और ये जो कॉन्वेंट स्कूल हैं जो ईसाइयों के चलाए हुए हैं इनका बोर्ड अलग है। तो मेन जो इंग्लिश वाले होते हैं ना, बोर्डिंग स्कूल जो होते हैं जहाँ पे बच्चों को हिंदी बोलने पर पनिशमेंट मिलता है, उस स्कूल से आया हुआ बच्चा था वो। तो ऐसा नहीं है, वही बात है, बात तो यही ना हमारी शिक्षा की। खैर चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये बात आपको समझ में आई यहाँ पे जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो हम यहाँ पर ध्यान देंगे अपने इन शब्दों पर। अब यहाँ कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, इनसे जो मात्राएं आपने देखी, तो ये मात्राएं आपको पता है, आपके पास लिखा हुआ है, लिखना नहीं है। पहला पॉइंट हम देखेंगे कि आ, बड़ी ई, ओ, औ और अ, ये मात्राएं हमारी ऐसी होती हैं जो किसी भी वर्ण के पीछे लगती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर दिया है राधा, यहाँ इस वर्ण के बाद में लगी है, जैसे नीलम, सोनम, गौरी, अतः, ठीक है, इस तरह से। दूसरा पॉइंट कहता है कि छोटी ई की मात्रा जो है वो किसी भी वर्ण के पहले लगती है, मतलब उसके आगे आती है, जैसे निधि, सिरा, जिसका, इस तरह के शब्द हैं। तीसरा पॉइंट कहता है कि छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री, ये 3 मात्राएं ऐसी हैं जो वर्ण के नीचे लगती हैं, जैसे कुसुम, दीपू, कृषि, व्रत आदि। और नंबर 4 पॉइंट कहता है कि ए, अय और अह, अब इस अंग, इस अंग में आप ये बिंदी भी लगा सकते हैं इसके साथ, ये मात्राएं वर्ण के ऊपर लगती हैं। जैसे उदाहरण दिया है पैर, सैर, आंख, चांद, देवेंद्र आदि, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट हमने देखे मात्राओं के साथ। तो इससे हमें ये बात पता चलती है कि हमारा कोई वर्ण है, जैसे मान लो ये हमारा व्यंजन है, तो इस व्यंजन के ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, हर दिशा में हमारी मात्राएं लगती हैं, यानी चारों दिशाओं में मात्राएं हमारी लगती हैं, हमें ये ध्यान देना है, ठीक है। अब इसमें अगला पॉइंट आता है आपका, यहाँ पर जो स्पेस लिखा है, अब यहाँ पे आपको डालना है पॉइंट नंबर 5, और पॉइंट नंबर 5 में एक लाइन लिखो जो आपको लिखनी है याद रखने के लिए। लिखो, जब किसी शब्द की शुरुआत, जब किसी शब्द की शुरुआत स्वर से होती है, जब किसी शब्द की शुरुआत स्वर से होती है तो वह अपने वास्तविक रूप में आता है, तो वह अपने वास्तविक रूप में आता है। ऑनलाइन क्लास में एक रवि यादव जो है, जो कह रहे हैं कि टाइम वेस्ट और बच्चों वाली बात। महाराज या तो आप पढ़िए आराम से और इस तरह के कमेंट मत लिखिए, और अगर इस तरह के कमेंट लिख रहे हैं और आगे अगर आपको पेशेंस हो तो आगे बढ़िए, फिर हम बताते हैं आपको कि आपको कितना ज्ञान है इन सब चीजों का। ये बच्चों वाली बात जाने बिना आप संधि नहीं कर सकते, आप प्रत्यय नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इतने विद्वान हैं तो आप ये क्लास पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि आज फ्री क्लास नहीं है, आज पेमेंट वाली क्लास है। तो इस तरह की बात दोबारा मत लिखना। और अगर आपको अपने ज्ञान पर इतना ही मतलब घमंड है या ये चीज है कि ये बच्चों वाली बात है, तो फिर आपके लिए मार्केट में बहुत सारे टीचर हैं, आप कोई और दूसरी क्लास ले सकते हैं, मेरी नहीं, क्योंकि मुझे इस तरह की बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। ये मैं जानती हूँ, मुझे पता है कि आपको कौन सी बात सिखानी है, कौन सी बात नहीं सिखानी है। अगर ये आपको बच्चों वाली बात लग रही है तो फिर मेरी क्लास आपको सारी ही बच्चों वाली लगेगी, क्योंकि मैं हर चीज को बच्चों वाली ही पढ़ाती हूँ। और शायद आपको ये नहीं पता है कि इस उम्र में आके अगर आपको हिंदी पढ़ने की जरूरत पड़ी है तो वो बच्चों वाली क्लास ही आपने नहीं पढ़ी जो आपको पढ़नी चाहिए थी, ठीक है। तो दोबारा इस तरह का कमेंट मत करिएगा। क्या लिखा आप लोगों ने, मैं फिर से बोल रही हूँ, जब किसी शब्द की शुरुआत स्वर से हो तो वह अपने वास्तविक रूप में आता है। पूर्ण विराम लगा के लिखिए, जैसे, जैसे आम, जैसे इमली, जैसे ऊन। लिखा, मिट गया। जैसे आम, जैसे इमली, जैसे ऊन। अब आपको समझाती हूँ, देखो यहाँ लिखने का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, हमने जो पॉइंट लिया, पॉइंट ये है कि जब हम किसी शब्द की शुरुआत कर रहे हैं और उसमें अगर स्वर आया है तो वो अपने वास्तविक रूप में आएगा। जैसे हमने यहाँ पे शब्द लिखा, इसमें आ आया है तो ये अपने वास्तविक रूप में आएगा। ये ऐसे नहीं आएगा कि आप इसको ऐसे लिख दें। बात आई समझ में, मतलब मात्रिक रूप नहीं लगेगा शुरुआत में। इसी तरह से जैसे इमली आया है तो ये नहीं होगा कि इस तरह से लिख दिया जाए, समझ के। और ये ध्यान रखना कि अभी मैंने बताया ये बच्चों वाली बात है, और बच्चों वाली बात है। और एक चीज आती है कि जब मैं आपको संधि पढ़ाती हूँ तो उस समय संधि जब हम पढ़ते हैं तो एक शब्द आता है दिक प्लस विजय, तो इसकी संधि बनती है दिग्विजय, ठीक है। तो मैं पूछती हूँ कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, क। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण
क्या बोल रहे हैं? छोटी ई। अभी बताया है, बच्चों वाली क्लास है भाई, और उसमें भी इतनी बड़ी गलती। अरे इजे लिखा है कि विजय लिखा है? तो पहला वर्ण क्या होगा? पहला वर्ण क्या होगा? व। और यही तो समझा रही हूं अभी कि जब किसी शब्द की शुरुआत स्वर से होती है तो वह अपने वास्तविक रूप में होता है। अगर ये अपने वास्तविक रूप में होता तो पहला वर्ण ई होता। जैसे हमने लिखा इमली, समझ गए? शब्द लिखा हमने इमली, तो इसमें ये पहला वर्ण है ई, लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ है व। ये व्यंजन है, ये इसका स्वर है। और इसका स्वर क्योंकि छोटी ई है तो छोटी ई किसी भी वर्ण के आगे से घूम के लगती है। अब आगे लगी हुई है इसलिए आपको ये दिखाई दे रही है पहले, जबकि ये इसका दूसरा वर्ण है। समझ गए ना? तो छोटी सी बच्चों वाली बात है, और ये छोटी सी बच्चों वाली बात भी आपने यहीं पे गलती कर दी। यही तो सिखाना है आपको। आपकी परीक्षा में आजकल प्रश्न कैसे आ रहा है, आपसे ये पूछ सकता है कि दिग्विजय में बनने वाला वर्ण क्या है, और ऑप्शन आपको दे सकता है क प्लस ई। आप तो ऐसे ही कर आओगे, इसी को राइट कर आओगे। एक ऑप्शन में आ जाएगा क प्लस व। आप कहोगे ये नहीं है पहला वर्ण, तो ये अंतिम वर्ण, ये प्रथम वर्ण, इसी का आंसर लगाओगे। रूप बदल रहा है। मेरी क्लास धीमी जरूर होती है, लोग आपको 1 महीने में हिंदी सिखा देंगे, मैं आपको 2 से 3 महीने में हिंदी सिखाती हूँ, लेकिन सिखाऊंगी ऐसी कि आपको जिंदगी में दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, और ना ही आपको किसी के आगे घुटने टेकने की जरूरत कि ये मुझसे गलती हो गई। समझ रहे ना? तो इस बात को ध्यान दीजिए। तो आपको समझ में आया ना, जड़ कहाँ है? वर्णमाला में है ये जड़। ठीक है, तो अभी अभी आपको सिखाया, और देखो आप लोगों की नादानी, अभी अभी सिखाया आपको कि पहला वर्ण क्या होगा। पहला अगर आपका वो वास्तविक रूप में तो वो होगा स्वर, नहीं तो मात्रिक रूप में है तो मतलब वो दूसरा वर्ण है, और वही गलती कर दी। पॉइंट नंबर 6 बनाओ। मैं ये सारी चीजें कभी नहीं लिखवाती थी, आपको सच बताऊं। अगर आप मेरे 2018 वाले स्टूडेंट को पूछेंगे तो मैं आपको वर्णमाला केवल 3 क्लास में पढ़ाती थी, पर ये सारी चीजें मैंने आप लोगों की जरूरत देखते हुए अपने नोट्स में डेवलप की है। पॉइंट नंबर 6 में लिखिए, लिखिए जब किसी शब्द में किसी व्यंजन के साथ 2 स्वर जुड़ते हैं, जब किसी शब्द में किसी व्यंजन के साथ 2 स्वर जुड़ते हैं तो पहला स्वर मात्रा के रूप में, तथा दूसरा स्वर अपने वास्तविक रूप में आता है। जब किसी शब्द में किसी व्यंजन के साथ 2 स्वर जुड़ते हैं तो पहला स्वर मात्रा के रूप में तथा दूसरा स्वर अपने वास्तविक रूप में आता है, जैसे लिखो उदाहरण में, जैसे शुरुआत, जैसे गुंजाइश, जैसे बताइए। क्रिया लिखते हैं ना हम कभी। कौन सा स्वर? जब ऐसे लिख रहे हो, आप कह रहे हो ऐसे? नहीं, मैंने ऐसे बताया थोड़ी है। आप इसे स्वर नहीं पढ़ रहे, आप इसे स्वर पढ़ रहे हैं। ठीक है, उच्चारण बताएंगे हम, व्यंजन पढ़ेंगे तब। ये व्यंजन का है, आप फिक्र मत करो, इतना धीरे धीरे आपको पढ़ा रही हूँ, तो बहुत सारी चीजें हैं अभी आपको जानना है। ये समझिए कि आप 5-6 क्लास जब लेंगे वर्णमाला की, आपको लगेगा कि हमें सारा ज्ञान मिल गया। आप 1 महीने बाद बहुत सारी चीजों को फिर से भूल जाएंगे। इसीलिए मैंने वर्णमाला की क्लास अपनी यूट्यूब पे पूरी की पूरी दी हुई है, ताकि आप बार बार उसे देखकर उन चीजों को सीख सके, समझ सके। अब देखो, इस बात में मैं आपको बताती हूँ ये पॉइंट क्यों लिखा था मैंने। जैसे आप लोग लिख रहे हो ऐसे ही मैं लिखवा रही थी। शुरुआत शब्द मैंने लिखवाया था तो छात्र ने लिखा शुरुआत इस तरह से। उन्हें लगा कि इसके बाद ये मात्रा, फिर मात्रा लगा दो, फिर कोई मात्रा हो तो वो भी मात्रा बना दो, फिर मात्रा बना दो। तो यहाँ आपको ये पता होना चाहिए कि मात्रा क्यों बनती है, किस लिए बनती है। हर जगह स्वर की मात्रा नहीं बन सकती। स्वर किसी शब्द के मध्य में भी अपने वास्तविक रूप में आ सकता है, तो क्यों होता है? तो जैसे देखो, हमने यहाँ पे पॉइंट लिखा, उस पॉइंट को तो आप समझ लेना कि हमने लिखा कि ये व्यंजन है हमारा यहाँ पर, और इस व्यंजन के तुरंत बाद 2 स्वर आए हैं। एक व्यंजन र, इसके बाद हमारा स्वर उ, और इसके बाद हमारा स्वर आ। तो 2 स्वर हमारे लगातार आ गए। तो ऐसी स्थिति में जो पहला स्वर होता है वो तो मात्रिक रूप में आता है इसके साथ, और जो दूसरा स्वर है वो क्या हो जाता है? वो अपने वास्तविक रूप में आता है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप इस बात को भली भांति जानते हैं कि अगर हम इस वर्ण को तोड़ें तो ये है हमारा व्यंजन, ठीक है, और इसका स्वर क्या है? उ। फिर हमारा ये व्यंजन, फिर इसका स्वर उ, फिर हमारा स्वर आया है, फिर उसके बाद व्यंजन है, और फिर व्यंजन पे अ स्वर। तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो व्यंजन है, इस व्यंजन को सहारा देने वाला स्वर ये है, ये इसका उच्चारण करा रहा है, और ये जो स्वर है ये इस व्यंजन को उच्चारण करा रहा है, और ये जो स्वर है ये इस व्यंजन को उच्चारण करा रहा है। तो यहाँ जो ये स्वर बचा ये तो स्वतंत्र हो गया, इसके लिए तो कोई व्यंजन है ही नहीं यहाँ पर। जब इसके लिए कोई व्यंजन है ही नहीं तो ये अपने वास्तविक रूप में आएगा। अब इसे किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी की कोई मदद नहीं कर रहा, तो ये कारण होता है। अब इसमें आप देखेंगे, जैसे गुंजाइश शब्द में हम यहाँ देखें तो यहाँ पर ये हमारा स्वर है, सॉरी व्यंजन है, और व्यंजन के बाद हमारा आ स्वर आया, और फिर ये हमारी ई स्वर। अब इसने तो इसको पूरा कर दिया, ये स्वतंत्र रूप में आ गया। अब इसी तरह से हम क्रिया लिखते हैं यहाँ पर। अब ये 2 ही स्वर के साथ नहीं है, जितने भी स्वर आए सबके लिए। जैसे मान लो ये व्यंजन हमारा, अब इसका स्वर है आ, फिर हमारा स्वर ई, फिर हमारा स्वर ए। अब ये ता को तो इसने पूरा कर दिया, ता बन गया, और ये स्वतंत्र और ये स्वतंत्र। अब ऐसा नहीं है कि ये ई की मात्रा पे अब आपको लगे कि इसके ऊपर इसे चढ़ा दो, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये स्वर तो अपने स्वतंत्र है। समझ में आ गया? तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो हमारे छात्र करते हैं इन सारी चीजों में। इस समय क्योंकि हम वर्णमाला पढ़ रहे हैं तो सिर्फ हम यही नहीं कि परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं, हम अपने लेखन के लिए भी इन सारी चीजों को सीख रहे हैं। तो हमारा लेखन भी सुधरना चाहिए। आज की 4-5 क्लास शायद हमारे लिए, हमारे जीवन भर के लिए एक वरदान साबित सिद्ध हो। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर ध्यान देना है। हालांकि मैंने आपको ये बात मैं सच बताती हूँ कि मैंने इस वाले बैच में बहुत सारी बातें आप लोगों को पहली बार बताई हैं, क्योंकि मैं उस चीज को नहीं पढ़ाती थी। जितना बेसिक मैंने आज आप लोगों को बताया है मैं उसे नहीं पढ़ाती थी। इस बार मैंने क्यों पढ़ाया है? इस बार इसलिए पढ़ाया है क्योंकि पिछले 1 महीने से मेरे पास इस तरह के छात्र आ रहे हैं जो आगे ऐसे सरेंडर कर देते हैं कि मैम हमको ये नहीं आता।
सारी चीजें। तो मुझे ये पता चला कि ठीक है, और वो सारे छात्र कौन से हैं? यूपीएससी वाले। ये बात भी समझिएगा, आप लोग तो फिर भी आईएएस मतलब एसआई के लिए और उन सब चीजों के लिए आए हैं, वो यूपीएससी वाले छात्र हैं जो लेखन कर रहे हैं। तो कहते हैं कि मैम ये सारी समस्या हमारे सामने आ रही है और हमसे नहीं समझा जा रहा, क्योंकि कुछ टीचर ऐसे हैं जैसे मान लो हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं या ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, तो वो कभी उनको ये नहीं बताएंगे कि आपके शब्दों में क्या गलती है। वो उन्हें डांट के फटकार के ये कह देते हैं वर्तनी भी अशुद्ध है तुम्हारी, हिंदी जाके पढ़ो सीखो। तो वो नहीं बताते कि क्या गलती है। तो फिर आके जब उन्होंने बताया और उन लोगों को जब मैंने देखा, चेक किया उनकी कॉपी को, तो मुझे उस समय पता चला कि ये छोटी छोटी चीजें नहीं पता है उन्हें नहीं पता है कि किस तरह से इसे लिखना है। बस बचपन में रट लिया हमने, हमें प्रश्न उत्तर पढ़ा दिए जाते थे, रट लेते थे, कॉपी पेस्ट हमने कर दिया, दोस्तों से करवा लिया बैठ के, मास्टर जी अगर कहीं और चले गए तो दिखा दो थोड़ा सा, उन पे नंबर मिल गए हमको और फिर हम आगे पास हो गए। तो इस तरह से हमने हिंदी को सही ढंग से पढ़ा नहीं था। तो इसलिए मैंने ये सारी चीजें छोटी बताई। अब ये जो हमने आज तक पढ़ा, ये डायरेक्ट आपकी परीक्षा में नहीं आएगा। जो भी हमने पढ़ा आपकी परीक्षा में जो आएगा वो यहाँ से शुरू होता है, स्वरों का वर्गीकरण, ये आपकी परीक्षा में यहाँ से आएगा। तो आज के लिए तो हम इतना ही पढ़ेंगे, हमारा समय हो गया है। कल की क्लास में हम इसको फिनिश कर देंगे जो हमारी परीक्षा के लिए आएगा। और ध्यान रखना, हम अपनी याद करने का काम भी कल की क्लास में ही फिनिश